मैदान पर जमाया कब्जा, प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और चलिए सबसे पहले बुलेटिन में ये नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और सबसे अहम खबरें आज आपको दिखाएंगे। खबर नंबर 1 दिखाएंगे अरबपति अफसर काला साम्राज्य। खबर नंबर 2 होगी जानलेवा पानी की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे कहां है वकील की भैंस। खबर नंबर 4 होगी स्पीकर से जवाब तलब की, क्यों जवाब तलब की गई ये भी आपको बताएंगे। खबर नंबर 5 होगी जनता की जेब पर डाके की। खबर नंबर 6 बताएंगे कचरे में हरियाली की। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर रिकॉर्ड तोड़ पगड़ी पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। जिन सरकारी अफसरों की सैलरी लाख रुपए से भी कम है, उनके घर से अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त हो तो आम आदमी सख्ते में आ जाता है। ईमानदार खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगता है और सिस्टम पर सवाल उठने लगते हैं। ये बात इसीलिए क्योंकि राजस्थान एसीबी ने मंगलवार को पूरे प्रदेश में 6 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके हाथ लगने वाली काली कमाई ने पब्लिक को हैरान कर दिया। देखिए। शानो शौकत की ये वो जिंदगी है जिसकी ख्वाहिश भले ही हर आदमी पाले, लेकिन इसे हासिल बिरले ही कर पाते हैं। कदम कदम पर ऐसा वैभव, ऐसी समृद्धि कि आंखें चौंधिया जाएं। लेकिन ये माया लोग किसी धन कुबेर का नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी का है, उस शख्स का जिसे जनता का सेवक कहा जाता है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं, जहां एसीबी ने आधे दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। जिन लोक सेवकों के ठिकानों पर रेड पड़े उनमें डिस्कॉम के एएओ दीपक गुप्ता और डीओआईटी की सूचना सहायक प्रतिभा कमल शामिल हैं। इनकी हमारे यहाँ शिकायत मिली थी कि 2 अधिकारी है, एक डीओआईटी की सहायक सूचना सहायक है और एक एएओ है डिस्कॉम में। उनके आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, उसके ऊपर डेवलप किया गया था हमारा जो इंटेलिजेंस विंग द्वारा। उसके बाद आज सर्चेस किया, सर्चेस में ये सारे डिटेल्स निकले हैं। बीते 1 साल से एसीबी को इन लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के इनपुट मिल रहे थे, जिस पर सबूत हाथ लगने पर एसीबी ने कोर्ट से वारंट लेकर दोनों लोक सेवकों दीपक गुप्ता और प्रतिभा कमल के आवास समेत कई ठिकानों पर रेड डाली। इनमें जयपुर शहर में एएओ दीपक गुप्ता के 5 ठिकानों पर छापा मारा। इनके आवास समेत 4 जगहों पर छापेमारी चली। इसमें वैशाली नगर का चित्रकूट शामिल है। वहीं एक और ठिकाना जो जयपुर शहर से बाहर है, वहां भी कार्रवाई चली। डिस्कॉम के एएओ दीपक गुप्ता के आवास से 14 लाख रुपए कैश, 1 किलो सोना, 20 किलो चांदी, एक 3D स्टार होटल की पार्टनरशिप से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। एसीबी के मुताबिक दीपक गुप्ता के ठिकानों से 16 करोड़ 31 लाख रुपए की परिसंपत्ति अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी वैध कमाई से 1200% ज्यादा है। आरोपी ने इनका निवेश आवासीय, व्यवसायिक, जमीन, फ्लैट और म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस में किया है। आरोपी के पास से काफी मात्रा में चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। दूसरी तरफ डीओआईटी की सूचना सहायक प्रतिभा कमल के भी 4 ठिकानों पर रेड डाली गई। इसमें उनके जयपुर स्थित आवास और जयपुर के बाहर 3 ठिकानों पर रेड डाली गई है। प्रतिभा के आवास से भी 22,90,000 का कैश, 1 किलो सोना, 2 किलो चांदी और 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। दोनों ही जगह टीम को नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। एसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिभा कमल पर करीब
6.5 करोड़ रुपए की बड़ी संपत्ति अर्जित करने का अनुमान है, जो कि उसकी वैध आय से 1300% ज्यादा है। आरोपी ने इनका निवेश आवासीय, व्यवसायिक, जमीन, फ्लैट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में किया है। इसके अलावा प्रतिभा कमल और उनके परिजनों के नाम 11 बैंक खाते, 12 से ज्यादा बीमा पॉलिसी, 1 ऑफिस, 1 फ्लैट, 7 दुकानें, 13 भूखंडों के दस्तावेज भी मिले हैं। आरोपियों के निजी ऑफिस से कई दर्जन महंगे लैपटॉप और डेस्कटॉप भी बरामद हुए हैं। एक जो सूचना सहायक थी, उनके वहां से करीब 22 लाख कैश मिला है, प्लस 1.3 kg गोल्ड मिला है, BMW कार, BMW मोटरसाइकिल, प्लस और भी काफी दुकान और इनके कागजात मिले, दुकान और प्लॉट्स के कागजात मिले हैं। और दूसरे AA वो है, उनके यहाँ भी करीब 10 लाख के आसपास कैश मिला है। इसके अलावा ज्वेलरी करीब 20 kg सिल्वर और 1 kg गोल्ड, प्लस इसके अलावा भी कुछ होटल कंस्ट्रक्शन के कागजात डिटेल्स, प्लस इसके अलावा प्लॉट्स, फ्लैट्स, ये सब मिले हैं। जानकारी ये भी आ रही है कि DOIT की सूचना सहायक प्रतिभा कमल 1 साल पहले ही अपने पद से निलंबित कर दी गई थी, लेकिन तब से ही ACB को ये इनपुट मिल रहा था कि आय से अधिक इतनी संपत्ति इनके पास आई कहां से। और सबसे खास बात, प्रतिभा ने पद से निलंबित होने के बाद भी इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की। 2 अफसरों की काली कमाई जांच का विषय है। जानकारी ये भी आ रही है कि इन दोनों से ACB की लंबी पूछताछ होगी। अगर इनके जवाब से ACB असंतुष्ट होगी तो ये केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ED को भी दिया जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। घूसखोरों पर ACB ने कार्रवाई की है। मौके से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा की रिपोर्ट देखिए। से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज जयपुर शहर में 7 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। इनमें पहली कार्रवाई DOIT की सूचना सहायक और निलंबित चल रही प्रतिभा कमल के 2 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं पर ACB की दूसरी कार्रवाई जयपुर डिस्कॉम के AA दीपक कुमार गुप्ता के 60 ठिकानों पर की गई, जिनमें जयपुर शहर की ACB की टीम ने लगातार इन कार्रवाई को 5 से 7 घंटे तक अंजाम देते हुए लाखों रुपए के जेवरात, उसके अलावा बेशकीमती संपत्तियों के डॉक्यूमेंट्स भी ACB ने बरामद किए। ACB की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि दोनों अफसरों ने, दोनों लोक सेवकों ने अपनी जॉब के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी संपत्ति को अर्जित किया, जो कि इनकी वैध रकम से काफी ज्यादा है। तो ACB ने फिलहाल दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और ACB पड़ताल कर रही है कि आखिर इतने कम समय में इस पद पर रहते हुए इन दोनों लोक सेवकों ने किस तरह से इस संपत्ति को अर्जित किया। और अब बात करौली की, जहां दूषित पेयजल पीने की वजह से एक लड़की की मौत हो गई और कई लोग बीमार हैं। इस मामले में जलदाय विभाग की ओर से पानी की जांच का काम शुरू हुआ है, लेकिन जलदाय विभाग पर जमकर भड़ास भी निकाली जा रही है। देखिए। मौत के बाद टूटी जलदाय विभाग की नींद। पानी की जांच के लिए अब पहुंचे अधिकारी। नाराज लोग अधिकारियों का कर रहे विरोध। जलदाय विभाग की ओर से अब जाकर सप्लाई वाटर की जांच शुरू की गई है, जबकि हिंडौन के दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनी के लोग इसकी मांग लंबे समय से कर रहे थे। शायद यही वजह है कि जलदाय विभाग के अधिकारी जहां भी जांच के लिए जा रहे हैं, उन्हें लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। दरअसल दूषित पेयजल पीने की वजह से 100 से ज्यादा लोग यहाँ बीमार हुए हैं, जिनमें एक बच्चे की मौत भी हो गई। रात को पलटी दस्त हुए थे अचानक और सुबह ही 5 बजे 5:30 बजे खत्म हो गया। हॉस्पिटल लेके गए थे तब तक खत्म हो गया। साथ ही 90 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सीधे पानी जलदाय विभाग की लापरवाही है। कई बार इनको हमने फोन से ज्ञापन देकर अवगत कराया,
के लीकेज हो रहे हैं, अवैध नल कनेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ये बड़ी घटना सामने आई है। ये पानी में क्लोरीन नहीं की जा रही बिल्कुल भी, और काफ़ी समय से लीकेज पड़े हुए हैं जगह जगह, उनको सही नहीं करते। जलदाय विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। काफ़ी बार कहने के बाद भी सफाई नहीं की टंकी की, उसके बाद भी नालियों में जो नल कनेक्शन लगे हुए हैं उनसे भी परेशानी आ रही, गंदा पानी आता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि लंबे समय से यहाँ दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। 50 साल पुरानी पाइपलाइन में कई जगह लीकेज है। पानी की टंकी की समय पर सफाई भी नहीं होती। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन जलदाय विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए और एक लड़के की मौत हो गई, तब जाकर जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पेयजल की जांच शुरू की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कोटा में हिरिया खेड़ी रामगंज मंडी पहुंच गई है। यहां से राहुल गांधी मोरो कला दर्रा के लिए रवाना हुए, खेल मैदान पहुंचे। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कारण आगे का 17 किलोमीटर का रास्ता राहुल गांधी गाड़ी से तय करेंगे। मोरू कला दर्रा खेल मैदान में राहुल गांधी रात्रि विश्राम करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले सुबह झालावाड़ भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। यहां बीजेपी कार्यालय की छत पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता उन्हें देख रहे थे। इस पर राहुल गांधी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। राहुल गांधी ने साथ में चल रहे सचिन पायलट और रामलाल जाट को भी अभिवादन करने के लिए कहा। इसके बाद दोनों नेताओं ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया। दोपहर में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें जयराम रमेश और कन्हैया कुमार ने भारत जोड़ो यात्रा के मकसद के बारे में जानकारी दी। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ में है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का इस दौरान वे अभिवादन करते हुए नजर आए। बीजेपी कार्यालय की छत से कुछ कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा को देख रहे थे। ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जहां पर राहुल गांधी अभिवादन करते हुए और फ्लाइंग किस देते हुए नजर आए, जबकि दूसरी तस्वीर है बीजेपी कार्यालय की, जहां से कुछ बीजेपी कार्यकर्ता जो थे वो छत पर चढ़कर भारत जोड़ो यात्रा को देख रहे थे। और इसी दौरान जब राहुल गांधी की नजर पड़ी उन पर, तो उन्होंने हाथ हिलाकर इन सभी का अभिवादन किया। और इसके साथ ही इस दौरान उनके साथ सचिन पायलट और रामलाल जाट भी मौजूद थे, जिनसे उन्होंने कहा कि अभिवादन करिए। इसके बाद वो दोनों भी हाथ हिलाते हुए नजर आए। तो बीजेपी ने फिर भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े किए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर राहुल गांधी की आवभगत में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। राठौड़ ने कहा, जहां से यात्रा गुजर रही है वहां बिना बजटीय प्रावधान के सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा, दूसरे इलाकों की भी क्षतिग्रस्त सड़कों की सुध लेनी चाहिए। राठौड़ ने बेरोजगारी, कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर भी गहलोत सरकार को घेरा है। सुनिए। सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है, किसानों की जमीन उससे किराए लेने के नाम पर उसकी फसल को नष्ट करके 5 सितारा टेंट लगाए जा रहे हैं और बड़े बड़े मैदान समतल किए जा रहे हैं। कुल मिला के हजारों लोगों के भोजन का इंतजाम अलग अलग पड़ाव पर किया जा रहा है। सादगी की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी से यक्ष प्रश्न ये है कि इन सारे इंतजाम का सरकार के किस बजट से या किस प्रकार व्यय हो रहा है। राहुल गांधी जहां से गुजर रहे हैं वहां की सड़कें तो ठीक की जा रही है, पर जिन सड़कों के लिए मुख्यमंत्री जी की खुद की पीड़ा थी अपने निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर के लिए, और जिन सड़कों के लिए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी ये कह चुके हैं कि
भरतपुर संभाग की सड़कें कम हैं और गड्ढों में सड़क है, उन सड़कों की अगर सुध ले लेते तो बहुत ज्यादा ठीक रहता। और अब बात स्पीकर से जवाब तलब की। कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आज विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और सचिव को नोटिस जारी किए गए हैं। इसे गहलोत पायलट खेमों में खींचतान और प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच बड़ा झटका माना जा रहा है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने यह व्यवस्था दी है। ध्यान रहे कि 91 कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे स्पीकर के पास पेंडिंग है और इसके खिलाफ भाजपा नेता राठौड़ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस MM श्रीवास्तव और विनोद कुमार भारवानी की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है। उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है मेरी याचिका पर और मेरे द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर उन्होंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष और माननीय सचिव विधानसभा को नोटिस देकर तलब किया है। अब इस पर न्यायिक विवेचना होनी है। अब न्यायालय के प्रीव्यू में ये बात है, आगे का निर्णय न्यायालय करेगा। मैं संतुष्ट हूं कि मैंने जिन तथ्यों के आधार पर मैं माननीय उच्च न्यायालय में आया था उन तथ्यों को कंसिडर करते हुए लॉर्डशिप ने। तो वही कांग्रेस विधायकों द्वारा इस्तीफा देने के मामले में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि विधानसभा का नियम कहता है कि अगर किसी विधायक ने स्पीकर के सामने मौखिक इस्तीफे की इच्छा की जाहिर तो भी इस्तीफा स्वीकार कर दिया जाता है, लेकिन इन सभी ने लिखित में इस्तीफा दिया है। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना चाहिए था। उधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राठौड़ की PIL पर न्यायालय की पहल स्वागत योग्य है। ने सारी त्यागपत्रों को लेकर के अपने पास रखे हुए पड़े हैं, जबकि हमारी विधानसभा का नियम ये कहता है कि यदि किसी ने मौखिक इच्छा भी जाहिर कर दी स्पीकर के सामने तो उसका त्यागपत्र स्वीकार माना जाता है। इन सब लोगों ने तो लिखित में इंडिविजुअल अपने अपने अलग अलग व्यक्ति ने बिना कोई आधार लिए हुए सीधा का सीधा त्यागपत्र दिया है कि हम सदन को छोड़ना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से अध्यक्ष जी को इस पर अब तक निर्णय लेना चाहिए, लेकिन निर्णय नहीं लिया तो उनको नोटिस जारी किया है। और इस संवैधानिक विषय पर अब संपूर्ण राजस्थान की जनता हाईकोर्ट के ऊपर निर्भर है। इस PIL पर यह पहल न्यायालय ने की है, स्वागत योग्य तो है, लेकिन स्पीकर महोदय को ये सोचना है या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को सोचना है कि इन इस्तीफों से राजस्थान में जो अस्थिरता हुई है उसका क्या होगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस्तीफा देने के बाद भी मंत्री और विधायक उसी तरीके से कामकाज कर रहे हैं, सरकारी दफ्तर चला रहे हैं, मंत्रीगण तबादलों के आदेश कर रहे हैं, फाइलों पर साइन कर रहे हैं, इस्तीफे के बाद भी सरकार चल रही है, ये सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के किस्सा कुर्सिका ने राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाया है। देखना यह है कि अब न्यायालय आगे क्या निर्णय करता है, लेकिन स्पीकर महोदय को भी लोकतंत्र की मर्यादा में अक्षुण्णता के लिए निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए भैंस के पीछे पुलिस महकमा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 बैठक की सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान सभी राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने जर्मन विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता की साझेदारी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा है कि आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के अलावा दिन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का ये उत्सव है, इसे मतदाताओं ने उमंग के साथ मनाया। मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूं। मैं चुनाव आयोग को भी बधाई देता हूं।
गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में अपना वोट डाला। इस दौरान शाह ने कहा कि मैं सभी से वोट डालने की अपील करता हूं, खासकर पहली बार मतदान करने वाले युवा लड़के लड़कियों को वोट डालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए गांधीनगर के रायसेन प्राइमरी स्कूल में अपना वोट डाला। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के समापन के बाद मतदान अधिकारियों ने ईवीएम और वीवीपैट को सील किया। सभी मतदान केंद्र पर ईवीएम और वीवीपैट को सील किया गया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सीट पर भी आज उपचुनाव हुए हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वोट डालने सैफई पहुंचे और पत्नी डिंपल की जीत का दावा किया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी उपचुनाव अच्छे वोटों से जीत रही है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भाजपा गलत तरीके से चुनाव लड़ रही है और चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हें इसका जवाब मिलेगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुलायम सिंह यादव 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे। उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। उनके साथ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट का सफल ऑपरेशन हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को यह जानकारी दी कि ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहां है वकील की भैंस? जी हां, दौसा में 8 महीने पहले चोरी हुई 2 भैंसों के पुलिस के लिए मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि बार बार ज्ञापन देने और प्रदर्शनों के बाद अब वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है और कोर्ट के बाहर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान धरने पर बैठे वकीलों ने कहा है कि पूर्व एसपी ने एसआईटी का गठन भी किया था, लेकिन वो भी भैंस को नहीं ढूंढ पाई। साथ ही वकीलों ने पुलिस पर मिली भगत के भी आरोप लगाए हैं। इसके अलावा वकीलों ने कहा कि जब तक दोनों भैंस नहीं मिल जाती हैं, उनका धरना जारी रहेगा। जब मेरे बहस में मैंने देखा है, ये मेरे को खुद सदर थाने के कम से कम आधे पुलिस वालों ने बताया है कि इस तरह यहाँ मिली भगत है। मेरी बहस में जो मुलजिम इनने पकड़े थे उनसे इनने 4 लाख लिए, उनका मेरे पास रिकॉर्ड है। इसके अलावा इनकी इतनी सांठ-गांठ है, उसी मेरे भांकरी एरिया पे इनने पुलिस वालों ने एक पिकअप को लाके खड़ी कर दी रात को और इनने कहा कि हमने चोरी की बाहर की भैंस पकड़ ली। इस तरह का इनका खेल है। ये मिले हुए हैं और ये पैसे खाते हैं। ये क्षेत्र में ये खुद चोरी करवाते हैं। कर्मचारी भाइयों की हत्या कर दी है कि एक न्यायिक अधिकारी ने। चीफ जस्टिस को दिख नहीं रहा, कानून का दुरुपयोग हो रहा है क्या नाम से, और देश के अंदर संविधान की पालना नहीं हो रही है। सारी कार्रवाई के लिए कई बार हमने प्रशासन से, पुलिस अधिकारियों से, कई उच्च अधिकारियों से कई बार हम मिल चुके, लेकिन आज तक पुलिस ने घटना के तकरीबन 8 माह निकल चुके, लेकिन आज तक घटना का खुलासा नहीं हुआ। जबकि पुलिस के पास सारे सबूत उपलब्ध है, सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, गाड़ी के नंबर उपलब्ध है। इसके बावजूद भी आज तक चोरों को गिरफ्तार नहीं किया गया। जो बहस चोरी हुई उनको। तो वहीं न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग चल रही है, जिसे लेकर अब देश भर की अधीनस्थ अदालतों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। ऑल इंडिया सब ऑर्डिनेट कोर्ट स्टाफ एसोसिएशन और ऑल इंडिया जुडिशियल एम्प्लॉयज कन्फेडरेशन सहित देश के अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारी संगठनों ने सीबीआई जांच की मांग के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और सुभाष मेहरा की मौत में न्यायिक अधिकारी के साथ साथ पुलिस की भूमिका को भी संदिग्ध बताया है। इन पुलिस वालों ने उठाया, उनको पकड़ो, पहले वो बताएंगे कहाँ छोड़ के आए। चालाना जी के घर पे छोड़ के आए हैं तो वो बताएंगे कहाँ कैसे क्या हुआ। तो ये तो एफआईआर लॉन्च करने में क्या है, पुलिस वालों पे एफआईआर लॉन्च करो। अब वो बताएंगे चालाना जी घर छोड़ के आए हैं, उसको उठा के क्यों ले गए, किस कानून से लेके गए, ये बताएं। पुलिस वाले जबरदस्ती उठा के ले गए उनको। चालाना जी ने बुलाया है, चालाना जी ने बुला के 2 दिन बाद उसकी हत्या हो जाती है।
ये कौन सा कानून है? हम पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और हम बताएंगे कि गहलोत सरकार के राज में हमें न्याय नहीं मिल रहा, हम न्यायिक कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि जजेस जो है लोगों को न्याय देते हैं और हम कर्मचारियों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, न्याय के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। 24 घंटे का कानून है, 24 घंटे के आज 18 दिन हो गए हमारे पास FIR नहीं मिल रही है, तो ये तो सीधी सी बात है, हमारे साथ अन्याय है, घोर अन्याय है। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। 2 युवकों को श्री डूंगरगढ़ से पुलिस ने पकड़ा है। दोनों के हत्याकांड से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। बिग्गा निवासी गणेश और राकेश ओझा को दबोचा गया है। सीकर पुलिस और ATS टीम दोनों ही आरोपियों को अपने साथ लेकर गई है। दोनों आरोपियों से सीकर पुलिस और ATS टीम पूछताछ करेगी। हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा का भी बीकानेर से कनेक्शन मिला है। बीकानेर से सहयोगी विक्रम जागरवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, 2 और लोगों को पकड़ा गया है, किस तरीके से लिंक्स हैं इनके इस हत्याकांड से? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर बीकानेर से निकल कर आ रही है, जिसमें 2 युवकों को जो है वो श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस ने पकड़ा है और इन दोनों ही जो आरोपी हैं गणेश और राकेश ओझा, उन्हें अभी जो है वो सीकर पुलिस के और ATS SOG की टीम को सौंप दिया गया है और वो जो टीम है वो इन्हें लेकर गई है। इनसे आगे फर्दर जांच होनी है। अभी जो हमारे सूत्रों से जो हमें सूचना मिली है उससे ऐसा सामने आया है कि इन दोनों के नाम से कोई सिम होना जो है वो पाया गया था और इसकी इनपुट जो है वो जिला पुलिस अधीक्षक योगेश यादव को मिली थी और इसके आधार पर ही जो है पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस ने जो है इन दोनों को धर दबोचा। और अब जो सीकर पुलिस है और ATS और SOG की जो टीम है वो क्योंकि पूरे मामले की जांच कर रही है तो इसलिए उनके सुपुर्द इन्हें किया गया है और जो आगे की जो खुलासा है वो ATS और सीकर पुलिस ही कर पाएगी कि इनका किस तरह से इससे जुड़ाव था। और बड़ी बात ये भी है क्योंकि बीकानेर से जो आज ही सुबह खुलासा हुआ कि कुछ लोगों के जो आरोपी हैं उनके हत्याकांड में उनके खातों में जो पैसे डलाने की बात हुई है, तो बीकानेर पुलिस भी उसको लेकर भी पूरी तरीके से सक्रिय है और कई जो संभावित इस तरह के जो लोग हैं उन्हें जो है वो पुलिस के। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल पुलिस अब दोनों युवकों से पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद इस मामले पर खुलासे संभव है। और फिलहाल यह वक्त चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन।